नमस्कार, वंदे मातरम। मैं बलदेव राजपूत, दुर्ग छत्तीसगढ़ से। आज हम लोग बात करेंगे दुर्ग यूनिवर्सिटी के अंतर्गत एम.कॉम के फर्स्ट सेमेस्टर के रिजल्ट के बारे में। साथ ही साथ मैं इस वीडियो में साइंस ऑटोनॉमस कॉलेज दुर्ग या विश्वनाथ यादव तमस्कर ऑटोनॉमस पीजी कॉलेज दुर्ग के बारे में मैं बात करूंगा, जहां बीएससी थर्ड सेमेस्टर का रिजल्ट जो आया है उसके बारे में ये पूरा वीडियो रहेगा। याद रखिएगा, जो चीज़ जो एम.कॉम फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के साथ हुआ है, सेम चीज़ साइंस कॉलेज में बीएससी थर्ड सेमेस्टर के बच्चों के साथ किया गया है। यहाँ अभी जब रिजल्ट आए हैं तो बहुत ज़्यादा बच्चे जो हैं फिजिक्स में, मैथ्स में या बाकी सब्जेक्ट में फेल हुए हैं। किसी बच्चे को 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, इवन कई बच्चों को तो 0 मार्क्स भी दिया गया है। तो जो स्थिति एम.कॉम के फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स की है, सेम स्थिति जो बीएससी थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं उनके साथ भी साइंस कॉलेज में सेम चीज़ हो रही है। तो मैं इस वीडियो में दोनों को कवर करने की कोशिश करूंगा और आपको यह बताने की कोशिश करूंगा कि साइंस ऑटोनॉमस कॉलेज हो या दुर्ग यूनिवर्सिटी हो, यह कहने के लिए तो मालूम अपने आप को बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी या बहुत बड़े कॉलेज के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं, बट यहाँ पर क्या क्या प्रॉब्लम जो है वो बच्चों को फेस करनी पड़ती है, वो इस वीडियो के माध्यम से हम लोग देखेंगे। तो देखते हैं, साइंस ऑटोनॉमस कॉलेज दुर्ग या साइंस कॉलेज दुर्ग जिसे हम बोलते हैं, उसमें एनईपी 22-23 में लागू किया गया था। मतलब 2022-23 में एनईपी को छत्तीसगढ़ के 8 कॉलेजेस में लागू किया गया, जिसमें दुर्ग जिले में साइंस कॉलेज को चुना गया, मतलब विश्वनाथ यादव तमस्कर पीजी ऑटोनॉमस कॉलेज को चुना गया कि यहाँ पर हमें जो है वो एनईपी सेमेस्टर सिस्टम जो है वो बीएससी, बीए, बीकॉम में अप्लाई करना है। सबसे पहले तो ये प्रॉब्लम आई यहाँ पर कि यहाँ पर टीचर्स को पता ही नहीं था कि इसको अप्लाई कैसे करना है। आप एग्जाम्पल को इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जब फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम लिया गया था साइंस कॉलेज में 22-23 में, तो जो बच्चे 3 सब्जेक्ट में फेल हुए थे उनको परमानेंटली फेल कर दिया गया, जबकि 2 बच्चे 2 सब्जेक्ट में फेल हैं उनको एटी दिया गया। जबकि वर्तमान समय में जब 23-24 वाला एजुकेशनल ईयर आया तो उस समय जो बच्चे 3 सब्जेक्ट में भी फेल हैं उनको एटी भी दिया गया है। तो इस तरह कॉलेज प्रशासन को खुद नहीं पता था कि कौन से बच्चों को एटी देना है और कौन से बच्चों को फेल करना है। तो पहली दिक्कत तो यहाँ पे आई। दूसरी दिक्कत ये हुई साइंस कॉलेज के साथ कि उनके पास ना ढंग का सिलेबस था ना कुछ था। इससे पहले भी मैं इस टॉपिक पे कई वीडियो बना चुका हूं, बट आपको संक्षिप्त में समझाना चाहता हूं कि साइंस ऑटोनॉमस कॉलेज के पास ना तो सिलेबस था और ना ही पैटर्न की संपूर्ण जानकारी थी, जिसकी वजह से जिन बच्चों ने 2022-23 में एडमिशन लिया और जिन बच्चों ने 2023-24 में एडमिशन लिया वो आज भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। ना तो उनके पास स्टडी मटेरियल है और ना ही टीचर उनको कंप्लीट कोर्स कराते हैं। तो ये 2 चीज़ें साइंस कॉलेज के साथ पहले से ही प्रॉब्लम में चल रही हैं। मतलब जिन बच्चों ने 22-23 में एडमिशन लिया है और जिन बच्चों ने 23-24 में एडमिशन लिया है उसको ये प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा फेस करनी पड़ रही है। अभी जो विवाद है वर्तमान समय में वो इसलिए है कि थर्ड सेमेस्टर में लगभग 80% बच्चे, एग्जैक्ट मेरे को फिगर अभी नहीं पता, बट मैं ये कह सकता हूं कि अधिकतर बच्चे मतलब 70% से ऊपर बच्चे जो हैं वो लगभग फेल कर दिए गए हैं। फेल कर दिए गए मतलब उनको एटी दिया गया है। किसी को 1 नंबर, किसी को 2 नंबर, किसी को 3 नंबर, किसी को 0 नंबर, इस टाइप के मार्क्स मिले हैं। सेम चीज़ अब अपन आते हैं दुर्ग यूनिवर्सिटी में। दुर्ग यूनिवर्सिटी में जो 2024-25 वाला जो सेशन था, मतलब दिसंबर-जनवरी सेशन था, उसमें जो एम.कॉम फर्स्ट सेमेस्टर के जो स्टूडेंट हैं उनके साथ भी सेम दिक्कत आई। जैसे ही जो एम.कॉम के बच्चे थे वो यूजी पास करके गए, मतलब बीकॉम पास हुए हैं तब वो एम.कॉम में गए हैं, उसके बावजूद भी बहुत सारे बच्चों को 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, किसी को 0 नंबर दे दिया गया। और इस तरह से जो बच्चे ग्रेजुएशन कंप्लीट करके आए हैं, अगर उनको आप इस तरीके से फेल करेंगे तो उनके साथ भी एक दिक्कत आ रही है कि हम लोग इतना मेहनत करके यूजी कंप्लीट किए हैं और यूजी कंप्लीट करने के बाद जब हम पीजी में जा रहे हैं तो अगर आप किसी भी बच्चे को 0, 1, 2 नंबर दोगे तो ये डाइजेस्टेबल नहीं है। सेम कंडीशन थर्ड सेमेस्टर के साथ है। जो बच्चे फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर क्लियर हैं, अगर आप उनको थर्ड सेमेस्टर में 0, 1 या 2 नंबर देंगे तो उस कंडीशन पे कोई भी बच्चे का जो दिमाग है वो इन चीज़ों को डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा। अगर उनको एग्ज़ाम लिखना नहीं आ रहा होता तो इस कंडीशन में वो फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर में क्लियर ही नहीं होते। यहाँ पर जो बच्चा फर्स्ट सेकंड में क्लियर है, अगर वो थर्ड में फेल हो रहा है तो ये सोचने वाली बात है कि कहीं ना कहीं पे कोई ना कोई लापरवाही की गई है। अब इस जो पूरा टॉपिक है या जो पूरा मैटर है उस पर स्टूडेंट क्या सोचते हैं इसके बारे में हम बात करते हैं।
तो देखिएगा, स्टूडेंट्स का जो पहला जो कहना है वो कहते हैं कि सारे लोगों का पेपर रीचेक हो, जो पास हुआ है उनका भी या जो फेल हुआ है वो भी, या जो पास हुए बच्चे हैं अगर वो अपना पेपर रीचेक नहीं कराना चाहते तो जितने बच्चे भी AT-KT हैं या जितने बच्चे भी फेल हैं उनका पेपर दोबारा से चेक किया जाए, और दोबारा से चेक करने के बाद वापस से जो AT-KT और जो फेल वाले बच्चे हैं उनका रिजल्ट दोबारा निकाला जाए। ये बच्चों का कहना है। दूसरा, वो ये बोल रहे हैं कि जो उनका मार्क्स, उन्होंने जो पेपर बनाया है, तो उन्होंने फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर में जिस पैटर्न में पेपर बनाया था ठीक उसी पैटर्न में थर्ड सेमेस्टर भी बनाया है। साथ ही उन्होंने जितने भी क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं उससे उनको काफ़ी कम मार्क्स मिले हैं। मतलब उनकी जो कोई भी व्यक्ति जब पेपर बनाता है, कोई भी स्टूडेंट जो पेपर बनाता है, उसका एक चीज़ तो पेपर देने के बाद उसको समझ में आता है कि यार मैंने इतने नंबर का सही बनाया, इतने नंबर का गलत बनाया है। तो बच्चों का ये कहना है कि सर हम जितना अज्यूम कर रहे हैं मार्क्स उससे काफ़ी कम मार्क्स दिए गए हैं। तीसरा बोल रहे हैं वो कि अगर हम फर्स्ट सेकंड, अगर हम टीचर्स का कहना था कि आप लोग ठीक से पेपर ही नहीं लिखते, आप लोग घूमते रहते हो, आप लोग क्लास अटेंड नहीं करते, इन सब बातों के बीच जब स्टूडेंट्स का कहना है कि अगर हम इतने ही कमज़ोर होते पढ़ाई में तो 10th में या 12th में उनके 80% 70% नहीं आते। साथ ही फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर में कई ऐसे बच्चे हैं जिनका 65-70% है BSc में थर्ड सेमेस्टर में, या MCOM में UG में जिनका फर्स्ट डिवीज़न है। वो लोग का कहना है कि भाई अगर हम UG पास करके PG गए तो हम पढ़े होंगे तभी तो हमने UG पास किया है। वैसे ही अगर हम फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर पास हैं और हमने एक अच्छे पैटर्न में आंसर लिखकर एक अच्छा मार्क्स अचीव किया है तो थर्ड सेमेस्टर में इतना मार्क्स कैसे कम हो जाएगा। तो स्टूडेंट का ये भी कहना है कि अगर हमको लिखना नहीं आता तो हम फर्स्ट सेकंड में क्लियर ही नहीं होते। तो यहाँ पर ये बात ये है कि हम फर्स्ट सेकंड में अगर पास है तो हमने थर्ड भी पेपर अच्छा दिया, लेकिन कहीं ना कहीं लापरवाही की वजह से उनको थर्ड में कम मार्क्स मिले हैं। अब है स्टेप मार्क्स में नंबर नहीं दिए गए। कुछ स्टूडेंट से मैंने बात की तो उनका कहना है कि सर स्टेप मार्किंग में नंबर मिलता है। बिल्कुल सही बात है, अगर आप मैथ्स में फॉर्मूला भी लिखते हैं तो आपको 1 नंबर दिया जाता है, लेकिन जिस बच्चे को 0, 1, 2 मिला है, अगर कोई बच्चा 80 नंबर का मैथ्स का पेपर दे रहा है तो इतना तो कॉमन सेंस रखेगा कि वो मिलता जुलता फॉर्मूला रखेगा या डेफिनेशन लिखेगा। तो ना तो उसको फॉर्मूले में नंबर दिए गए, ना तो उसको डेफिनेशन में नंबर दिए गए, ना तो थ्योरी में नंबर दिए गए। तो ये चीज़ तो बिल्कुल क्लियर है कि स्टेप मार्किंग में 1 नंबर भी नहीं दिया गया है। उसके बाद स्टडी मटेरियल, टीचर जो स्टूडेंट्स को स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करते हैं उसमें भी उतनी क्वालिटी है नहीं, और उसके बाद भी बच्चे उसमें कॉम्प्रोमाइज़ करके रेगुलर क्लास अटेंड करके कई बच्चे ने नोट्स बनाए हैं, और नोट्स बनाने के बाद सेम जो नोट्स उन्होंने बनाया था उससे मिलता जुलता या सेम टॉपिक को उन्होंने आंसर पेपर में लिखा है। उसके बावजूद भी, स्टडी मटेरियल ना होने के बावजूद भी स्टूडेंट का कहना है कि हमने बहुत अच्छा पेपर जो है वो एग्जाम सेल में दिया है या एग्जाम हॉल में दिया है। अब आते हैं एग्जाम वेल। सभी का कहना है, एक कॉमन चीज़ है कि सर हमारा एग्ज़ाम काफ़ी अच्छा गया है और हम ये नंबर कम से कम, अगर 80 नंबर का पेपर हो रहा है तो उसका 40% 32 मार्क्स होता है। तो उनका कहना है कि अगर हम ज़्यादा भी नहीं तो कम से कम पासिंग मार्क्स तो हम सबका आएगा। और आप खुद सोचिए, एक साथ इतनी सारी संख्या में बच्चे कैसे फेल हो सकते हैं। उसके बाद फेल और AT-KT, अधिकतर बच्चे AT-KT आए हैं, और AT-KT आने की वजह से टीचर्स का कहना है कि आप इस साल AT-KT ले लीजिए, अगले सेमेस्टर में प्रमोट हो जाइए और उसके अगले सेमेस्टर में आप AT-KT दे के पास हो जाइए। ये बिल्कुल फालतू बात है, क्योंकि अगर कोई भी बच्चा अगर AT-KT आता है और जब उसका एग्ज़ाम वो अगले सेमेस्टर में देगा तो उस कंडीशन में दिक्कत ये होती है कि 2 पेपर्स के बीच में जो गैप है वो कम हो जाते हैं, क्योंकि उस समय उसको AT-KT का भी पेपर देना होगा और जो रेगुलर सेमेस्टर चल रहा है उसका भी पेपर देना होगा। तो एक साथ 2 कोर्स को कम समय में पढ़ पाना पॉसिबल नहीं हो पाता। इसीलिए बच्चों की ये डिमांड है कि सारे पेपर को, जो बच्चे AT-KT या फेल है उनके पेपर को दोबारा चेक किया जाए। इसके बाद टीचर्स उनकी बात ही नहीं समझते। टीचर्स का एक एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, उनको ये लगता है, चाहे वो दुर्ग यूनिवर्सिटी के अंतर्गत चाहे क्लर्क हो, चाहे प्रोफेसर हो, चाहे कुलपति हो, चाहे साइंस कॉलेज के अंतर्गत क्लर्क हो, प्रोफेसर हो, या कोई भी स्टाफ हो, कोई भी टीचर या प्रोफेसर या क्लर्क या HOD स्टूडेंट्स की बात समझने को ही तैयार नहीं है। 99% प्रोफेसर्स को ये लगता है कि BSc, BA, BCom के जितने भी बच्चे पढ़ने आते हैं ये सब टाइम पास करने आते हैं और ये यहाँ घूमने आते हैं। उनके दिमाग में एकदम क्लियर विजन है कि कोई बच्चा नहीं पढ़ता, सब बच्चे गधे हैं। उनके पास आप जाके कभी भी बोलोगे तो टीचर्स का यही कहना है कि बच्चे पढ़ते नहीं हैं। इसके पीछे अगर मैं बात करने को जाऊं तो विवादित स्थिति बन जाएगी या विवादित हो जाएगा ये वीडियो, इसीलिए मैं ना ही बोलूं तो ज़्यादा बेहतर है। बट एक चीज़ आप ये मान के चलिए कि टीचर्स को ये लगता है कि बच्चे पढ़ते ही नहीं हैं, और इसका क्यों नहीं पढ़ते, इसके बहुत सारे रीज़न हैं।
टीचर्स को भी इस बारे में सोचना चाहिए कि अगर कोई बच्चा आपकी क्लास अटेंड नहीं कर रहा है तो क्यों नहीं कर रहा है, क्या आप उस लेवल का उनको डिलीवर्ड कर पा रहे हैं जिस लेवल का वो डिजर्व करते हैं। क्योंकि जो बच्चे आपके पास 11th-12th के बाद जब आपके पास आते हैं तो 12th में उनका परसेंटेज 70-80 रहता है, लेकिन आप बीएससी में, बीए में, बीकॉम जब वो पास होते जाते हैं तो उनको 3rd डिवीजन तक ला देते हैं आप। तो कहीं ना कहीं ये सारे प्रोफेसर्स के लिए सोचने का विषय है कि जो बच्चा हमको अच्छे परसेंट पे मिला है उन बच्चों को भी अगर हम नहीं पढ़ा पा रहे हैं तो यहाँ पर टीचर्स को भी सोचना होगा और उनको अपने पढ़ाई के स्टैंडर्ड को देखना होगा कि क्या बच्चों को वो सारी चीज़ डिलीवर्ड कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। तो ये तो था टीचर्स का, स्टूडेंट का पॉइंट ऑफ व्यू। अब अपन टीचर के जो आंसर थे उनका एक एक करके जवाब देते हैं। टीचर का जैसे मैंने अभी थोड़ी देर बताया, वो बच्चों को कुछ समझते ही नहीं है, उनके हिसाब से बच्चे फालतू हैं, उनके पास खाली फोकट का टाइम है, वो पढ़ते ही नहीं है। तो जब टीचर के दिमाग में ये एकदम क्लियर विजन है कि वो लोग कुछ करते ही नहीं हैं, तो आपका के साथ अगर कुछ गलत भी होता है तो उस कंडीशन पे जितने भी प्रोफेसर हैं वो कोई भी स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लेते। उसके बाद टीचर्स का कहना है क्लास अटेंड नहीं करते। अगर बच्चा क्लास अटेंड नहीं कर रहा है तो प्रिंसिपल और एचओडी को चाहिए कि बच्चों के साथ कम्युनिकेट करके ये देखे कि कौन से टीचर का उनको समझ में आता है और कौन सा नहीं आता, और क्यों आता है। अगर किसी टीचर का समझ में नहीं आ रहा है तो टीचर को सुधार की ज़रूरत है, बच्चों को नहीं। तो यहाँ पर टीचर्स को भी समझना पड़ेगा कि अगर कोई बच्चा जो अटेंड करना चाहे वो अटेंड करे, जो नहीं करना चाह रहा है तो वो क्यों अटेंड नहीं कर रहा है, उसके लिए आपको क्लास को अच्छा बनाना पड़ेगा, ना कि आप बच्चों को ब्लेम करें। उसके बाद अपन आते हैं नॉट स्टडीज़। मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि टीचर्स का कहना है कि भैया ये पढ़ते नहीं है तो इनका रिजल्ट कहाँ से अच्छा आएगा, और जब ये पढ़ेंगे नहीं तो जितना भी जो पेपर चेक हुआ है वो बिल्कुल सही चेक हुआ है। हमारे टीचर्स या एग्ज़ाम सेल की कोई भी लापरवाही नहीं है। उसके बाद एग्ज़ाम में परफॉर्म नहीं करते। बहुत सारे टीचर्स ये कहते हैं बच्चों को कि आप लोग एग्ज़ाम का पेपर तो हम लोग आपका देखते हैं, आप लोग तो ठीक से लिखते ही नहीं हो, अगर आप लोग सही तरीके से नहीं लिखोगे तो आपको नंबर नहीं मिलेगा, जो जितने नंबर का लिखता है उतने नंबर ही उसको मिलते हैं। ये सब बातें टीचर्स के द्वारा बोली जाती हैं। इवन मैं आपको बता दूं, चाहे साइंस कॉलेज हो या दुर्ग यूनिवर्सिटी का कोई भी कॉलेज हो, यहाँ पर पेपर चेक कैसे होता है ये आज तक क्लियर नहीं किया गया है। यूनिवर्सिटी ने भी ये बात नहीं बताई है कि टीचर कौन से पर्टिकुलर प्लेस पे चेक करते हैं। दूसरा चीज़, टीचर अपने घर में चेक करता है कि कॉलेज में चेक करता है, इस बात का भी क्लियर कहीं पर भी आपका उल्लेख नहीं है या कि पेपर चेक कहाँ होता है। तो हम ये भी नहीं बता सकते कि भाई पेपर चेक जो किया है प्रोफेसर वो कौन चेक किया है, कैसे चेक किया है। इवन अगर आप आरटीआई लगा के अपना कुछ आंसर पेपर भी लेना चाहें तो उसका प्रोसेस इतना लेंदी कर दिया गया है या इतना कॉम्प्लिकेटेड कर दिया गया है कि अगर आपको अपने आंसर शीट की हार्ड कॉपी चाहिए तो कम से कम जिस दिन आपका रिजल्ट आएगा उसके 2 या 3 महीने बाद ही आपको हार्ड कॉपी मिलेगी। और उस कंडीशन पे भी बहुत सारे लूप होल्स हैं जिसकी वजह से अगर कोई टीचर आपका पेपर गलत भी चेक किया है तो आप उसे कोई भी तरीके का पनिशमेंट नहीं दे पाएंगे। अब इसके बाद आते हैं एग्ज़ाम पेपर आप लोगों ने अच्छा नहीं बनाया तो रिजल्ट आप लोग का अच्छा नहीं आता। और वी आर डूइंग ऑलवेज राइट, मतलब हर टीचर को ये लगता है कि वो हमेशा सही बोल रहा है, उसने जो भी हुआ है स्टूडेंट के साथ गलत उसमें स्टूडेंट की ही गलती है। एक टीचर दूसरे टीचर का सपोर्ट करता है। प्रॉब्लम यहाँ पर है, अगर आप ये देखोगे कि अगर किसी में प्रॉब्लम है तो आप उसको सुधारने के बजाय अगर आप उनका साइड लेते जाएंगे तो उस कंडीशन पे स्टूडेंट्स के लिए पढ़ पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। आप एक कॉमन सेंस लगाइए, जो बच्चा स्कूल लाइफ में अच्छा रहता है अगर वो कॉलेज लाइफ में बर्बाद हो रहा है या उसका जो करियर है वो खराब हो रहा है तो इसके लिए जितना वो स्टूडेंट जवाबदार है उतना कहीं ना कहीं आप और हम भी जवाबदार हैं। चाहे मैं कोचिंग में पढ़ाऊँ चाहे आप कॉलेज में पढ़ाएं, हमको भी अपने जो स्टूडेंट्स आते हैं उनके लिए 100% देना होगा। एक कोचिंग टीचर या एक प्राइवेट टीचर तो अपना 100% इसलिए देता है क्योंकि उसको पता है कि अगर आज वो अपना 100% नहीं देगा और वो बच्चा फेल हो जाएगा तो उसका करियर ख़त्म हो जाएगा। लेकिन गवर्नमेंट कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज में जो टीचर रेगुलर काम कर रहे हैं उनको ये लगता है कि बच्चा फेल हो या पास हो उनको कोई भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला। इसीलिए शायद गवर्नमेंट कॉलेज के जो प्रोफेसर हैं वो अपने बच्चों की तरह स्टूडेंट्स को ट्रीट नहीं करते। इवन मैंने बहुत सारे कॉलेजेस में ये देखा है कि बच्चे टीचर से कुछ पूछने के लिए डरते हैं कि अगर हम ये पूछ देंगे तो टीचर हमको टारगेट करेगा। ये बहुत दुर्भाग्य की बात है किसी भी प्रोफेसर के लिए या किसी भी टीचर के लिए कि उसमें बैठे उसके क्लास में बैठे हुए जो बच्चे हैं वो उससे इतना डर रहे हैं कि वो उनके हक की बात भी नहीं पूछ रहे हैं। अगर उनको कुछ चीज़ समझ में नहीं आया तो यह आपकी और हमारी जवाबदारी है कि उस बच्चे को अच्छे से समझाया जाए। अब देखते हैं इन सब जो बात जो मैंने की उसका कंक्लूजन क्या निकलता है।
इन सब चीज़ों से स्टूडेंट का जो फ्यूचर है वही ख़राब होता है। एक चीज़ याद रखिएगा, मैं वीडियोस बना लूँ, चाहे मैं कुछ भी कर लूँ या टीचर्स आपको कुछ भी बोल दे, हम टीचर्स का, यूनिवर्सिटी का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। हम चाहें भी तो उनके अगेंस्ट कोई लीगल एक्शन नहीं ले सकते। वो 100 कमियां आप में दिखा के अपने आप को सही प्रूव कर देंगे। बट इन सारी चीज़ों से जो बच्चे पढ़ाई करते हैं उनका मोरल डाउन होता है और उनका फ्यूचर खराब होता है। दूसरा, इन सब चीज़ों में दो जो छात्र संगठन हैं या जितने भी छात्र संगठन अलग अलग स्टेट में होंगे, फॉर एग्जांपल अगर मैं छत्तीसगढ़ की बात करूं, अपने दुर्ग की बात करूं, तो NSUI हो गया, ABVP हो गया, इसके अलावा हिंदू युवा मंच का भी जो है वो अलग अलग छात्र संघ हैं। ये लोग चाहें तो कुछ कर सकते हैं स्टूडेंट वेलफेयर के लिए। मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि आप जाके यूनिवर्सिटी में हड़ताल कर दें या कॉलेज में लड़ाई झगड़ा करें या कोई बदतमीजी करें, लेकिन अपनी बात को सही तरीके से रखें। मेरे कहने का मतलब ये है कि जो बच्चे ने अच्छे से पढ़ाई की है उसके लिए कम से कम ये जितने भी छात्र संगठन हैं जो छात्र स्टूडेंट्स के वेलफेयर के लिए ही रखे गए हैं वो ध्यान दें। दूसरा, हर यूनिवर्सिटी में जो लोकपाल होता है उसे भी ये ध्यान देने की बात रहे, उसके लिए भी ये काम है कि जितने भी बच्चों के साथ गलत हो रहा है उसके लिए संज्ञान ले। दुर्ग यूनिवर्सिटी और साइंस कॉलेज की दूरी 100 मीटर की भी नहीं है, और अगर दुर्ग यूनिवर्सिटी में बैठा हुआ लोकपाल जो है, अगर उसको यही नहीं पता है कि दुर्ग जिले के सबसे पुराने कॉलेज में क्या हो रहा है या उसकी खुद की यूनिवर्सिटी में बच्चों के साथ क्या हो रहा है, तो यह बहुत दुर्भाग्य की बात है। तो NSUI हो गया, ABVP हो गया, मतलब जितने भी छात्र संगठन है वो हो गए, लोकपाल हो गया, इनको चाहिए कि बच्चों के वेलफेयर के लिए ध्यान दें। इन सब चीज़ों के होने से वो बच्चे जो थोड़ा बहुत पढ़ाई कर रहे हैं या जो एवरेज बच्चे थे वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाते हैं। याद रखिएगा, एक एवरेज स्टूडेंट अगर लगातार अच्छा पेपर देने के बाद भी फेल हो रहा है, अगर वो, चलिए मैं बोलता हूँ, अगर उसका 80 में 60 नंबर 70 नंबर नहीं आ रहा है, फर्स्ट डिवीज़न नहीं आ रहा है, मेरिट नहीं आ रहा है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एटलीस्ट वो पासिंग मार्क्स भी अचीव नहीं कर पा रहा है, तो वो एक टाइम ऐसा आता है कि या तो वो MCOM छोड़ देगा या BSc छोड़ देगा। लेकिन ये सब छोड़ने से उस बच्चे का 2 से 3 साल बर्बाद होगा जिसमें उसकी कोई गलती नहीं थी। तो जितने भी टीचर इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे निवेदन है कि अगर आप पेपर चेक करते हैं तो अच्छे से चेक करें, अगर आप पेपर बनाते हैं तो ढंग से पेपर बनाएं, और अगर आप पढ़ाते हैं तो एटलीस्ट ईश्वर ने आपको अगर कोई काम दिया है पढ़ाने का तो उसको अच्छे से करें। बच्चों को आप डरा के रखेंगे तो उस कंडीशन पे बच्चों का रिजल्ट ऐसा ही आएगा जैसा भी आ रहा है। इसके बाद देखिएगा, पास स्टूडेंट डज नॉट बी सपोर्ट। जो भी बच्चे जो है पास हो जाते हैं वो इन सब मुद्दों पे चुप हो जाते हैं। अधिकतर देखिएगा, कोई भी जो छात्रों का जो आप बोले संगठन बोलें या कोई भी जो विवाद होता है वो ज़्यादा दिन तक चलता नहीं है। तो क्यों नहीं चलता? क्योंकि जो बच्चे पास हो गए हैं वो कभी इन सब चीज़ों में नहीं आएंगे। वो कहेंगे भाई हम तो पास हो गए, हमको क्या करना। जो भी छात्र संघ है वो भी एक टाइम तक लड़ते हैं। एक चीज़ याद रखिएगा, चाहे बच्चे पूरे के पूरे पास हो जाएं या पूरे के पूरे फेल हो जाएं, ना प्रोफेसर को कोई फ़र्क पड़ता है, ना यूनिवर्सिटी को कोई फ़र्क पड़ता है, और ना ही आपके आसपास रहने वाले लोगों को कोई फ़र्क पड़ता है। इसीलिए मैं बार बार बोलता हूं कि आप अपना 100% दें। अगर आपके साथ गलत हुआ है तो उसे जाकर कंप्लेन करें। जैसे साइंस कॉलेज में बच्चों ने कंप्लेन किया तो प्रिंसिपल सर का कहना है कि वो जो एग्ज़ाम सेल है उनको वो बोलेंगे कि एक बार पेपर को वापस से चेक कराया जाए, लेकिन अगर एग्ज़ाम सेल चाहेगा तो पेपर चेक होगा, अगर नहीं चाहेगा तो नहीं होगा। सेम चीज़ दुर्ग यूनिवर्सिटी के कुलपति ने भी बोला है कि हम एग्ज़ाम सेल से बात करेंगे, अगर एग्ज़ाम सेल चाहेगा तो पेपर रीचेक होगा, नहीं चाहेगा तो नहीं होगा। मतलब ये बात कुछ दिन अभी आपके सामने रहेगी और उसके बाद ये बात, जैसे बाकी पुरानी बातें दब जाती हैं, इसे भी दबा दिया जाएगा। आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि जो भी बच्चे BSc कर रहे हैं वो अच्छे से पढ़ाई करें। अगर आपको कॉलेज का पढ़ाई समझ में नहीं आता तो आप ट्यूशन ज्वाइन करें, कोचिंग ज्वाइन करें, लेकिन अच्छे से पढ़ाई करें। क्योंकि जब आप फेल होते हो तो सब आपको ब्लेम करते हैं, आपके प्रोफेसर और यूनिवर्सिटी को कोई भी ब्लेम नहीं करता। तो सारे बच्चे अच्छे से पढ़ाई करें और कोशिश करें कि अभी आने वाले टाइम पे जितने भी बच्चे AT KT आए हैं या फेल हुए हैं वो कम से कम रीचेकिंग में फॉर्म जरूर डालें और अगले सेमेस्टर को कंटिन्यू जो है वो पढ़ते रहें। मैं उम्मीद करता हूं कि आज का ये जो प्रॉब्लम है सेमेस्टर सिस्टम में फेल होने का या यूनिवर्सिटी का जो भी ये दिक्कत हो रहा है सेमेस्टर को लेके, उसको मैं समझाने में काफ़ी हद तक सफल रहा हूँगा। और इसी तरह की वीडियोस को देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।